क्यों इधर क्या है? रूप स्याही बोल पड़ा। भूल गए क्या? सुमित्रा ने जवाब दिया। वो कुआं भूल गए जिसके अंदर दीवार में एक पौधा उगा हुआ है। तुमने बताया था कि वो पौधा राम की निशानी है। मैं जाते हुए नेक शगुन के तौर पर इस पौधे के दर्शन करना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए कि इस कुएं के पास हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। ठीक है भाई, मोड़ लो गाड़ी इस तरफ, रूप स्याही बोला। मैंने इससे पहले ही गाड़ी इस तरफ मोड़ ली थी, लेकिन इसे ज़्यादा आगे नहीं ले जा सका। हम गाड़ी से उतरकर इस कुएं के करीब आ गए और फिर हम बारी बारी कुएं में झांक कर देखने लगे। रूप स्याही मुंडेर पर झुककर कुएं के अंदर झांक रहा था। सुमित्रा ने इशारा किया। मैंने रूप स्याही को धक्का दे दिया। वो कुएं में गिरा, मगर इसने मुंडेर को पकड़ लिया और बुरी तरह चीखने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? निकालो मुझे, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बाहर निकालो, वो चीख चीख कर कह रहा था। ये तुम्हारा आखिरी ठिकाना है रूप स्याही, सुमित्रा ने चीख कर कहा। अपने भगवान को याद कर लो, बहुत ऐश कर लिए तुमने ज़िंदगी में। रत्ना मुंडेर से रूप स्याही के हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रूप स्याही बुरी तरह चीख रहा था। ओए, ये क्या हो रहा था? एक आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। वो रूप स्याही का एक कारिंदा था जो न जाने कहाँ से निकल आया था और वहाँ पहुँच गया था। इसे देखकर मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी, लेकिन निशाना खता हो गया। वो आदमी पलट कर खेतों की तरफ भाग निकला। तुम लोग इसे संभालो, ये बच नहीं न पाए, मैं इसे देखता हूँ। मैं रत्ना और सुमित्रा को देखकर चीखा और इस आदमी के पीछे दौड़ लगा दी। मैंने 2 गोलियां और चलाई, मगर वो आदमी बच निकला। तीसरी गोली इसके बाजू पर लगी। वो चीखता हुआ गिरा, लेकिन फौरन ही संभल कर भाग खड़ा हुआ। मैं इसके पीछे दौड़ता रहा। मैं जानता था कि अगर वो बचकर निकल गया तो हमारी जिंदगियों की भी कोई जमानत नहीं हो सकती थी। कोई शख्स खेतों में दौड़ता रहा। मैंने भी इसका पीछा जारी रखा, लेकिन हमारे दरमियान फासला बढ़ता गया और फिर वो शख्स अचानक ही मेरी निगाहों से ओझल हो गया। पहले तो वो पगडंडियों पर दौड़ता रहा था, लेकिन अब कद आदम फसल में घुसकर गायब हो गया। मैं एक पगडंडी पर खड़ा इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया। पौधे भी पुरसुकून थे, किसी तरफ कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता कि वो किस तरफ गया होगा। मेरे दिल की धड़कन तेज तर होती जा रही थी। अगर वो बस्ती तक पहुंच गया तो हमारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो खेतों में गायब हो चुका था और इसे रोक लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वैसे ही अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि अब तक वो कितनी दूर निकल चुका होगा। दफतन एक निस्वानी चीख की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। ये रत्ना या सुमित्रा की चीख थी। मैं पलट कर कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस शख्स का पीछा करता हुआ वहां से तकरीबन 200 गज दूर निकल आया था। मैं पगडंडियों पर दौड़ता रहा। कई मरतबा मैं गिरते गिरते बचा था और जब मैं खेत से निकलकर कुएं के करीब पहुंचा तो एक बड़ा ही सनसनीखेज मंजर मेरी निगाहों का मुंतजिर था। रूप स्याही रत्ना और सुमित्रा को ज़मीन पर रुगेद रहा था और वो दोनों इसे काबू करने की कोशिश कर रही थीं। मुझे ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरत हुई। इस कमबख्त बूढ़े में इतनी ताकत थी कि इन दोनों के काबू में नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा हैरत तो इस बात पर थी कि वो कुएं से निकला कैसे था। मैं जब इस शख्स के पीछे दौड़ा था तो रूप स्याही कुएं के अंदर लटका हुआ था और रत्ना और सुमित्रा इसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अब सब कुछ इसके बरक्स नजर आ रहा था। वो न सिर्फ कुएं से बाहर आ गया, बल्कि इन दोनों को रुगेद रहा था। मैं दौड़ता हुआ इनके करीब पहुंच गया और जाते ही एक भरपूर ठोकर रूप स्याही के सर पर रसीद कर दी। वो बिलबिलाता हुआ एक तरफ उलट गया। रत्ना ने बड़ी फुर्ती से अपने आप को इससे अलग किया और इसकी टांग पकड़ कर घसीटने लगी। सुमित्रा भी संभल गई। इसने दूसरी टांग पकड़ ली और मैं रूप स्याही की बगलों में हाथ डालकर इसे ऊपर उठा लिया। वो बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन हम तीनों ने इसे मजबूती से जकड़ रखा था और डंडा डोली करते हुए इसे कुएं की मुंडेर के करीब ले गए और एक झोंटे देकर इसे कुएं में उछाल दिया। रूप स्याही की आखिरी चीख कुएं में गूंजती हुई महसूस हुई और फिर शराब की ज़ोरदार आवाज़ के साथ ही इसकी चीख ने दम तोड़ दिया। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, मैंने रत्ना और सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा। वो शख्स निकल जाने में कामयाब हो गया है। अगर वो बस्ती में पहुंच गया तो वो लोग हमारा ताक़ुब शुरू कर देंगे। मैंने हवेली की दूसरी तरफ एक पिकअप खड़ी देखी थी। ऐसा ना हो हम पक्की सड़क तक पहुंचने से पहले खेतों ही में धर लिए जाएं। ओ, ये बहुत बुरा हुआ, सुमित्रा कहते हुए गाड़ी की तरफ लपकी। मैंने भी लैंड क्रूज़र की तरफ दौड़ लगा दी और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठती ही इंजन स्टार्ट कर दिया। सुमित्रा पैसेंजर साइड पर और रत्ना पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने गाड़ी को कुछ दूर तक रिवर्स में लिया और फिर इसका रुख इस रास्ते की तरफ मोड़ दिया जो खेतों में बल खाता हुआ पक्की सड़क की तरफ चला गया था। रास्ता अगरचे नाहमवार था, मगर मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता चला गया। ये लैंड क्रूज़र रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसमें किसी गड़बड़ का अंदेशा नहीं था। धचके अगरचे ज़ोरदार लग रहे थे, मगर मैं बेफिक्र होकर रफ्तार बढ़ाता चला गया। कौन था वो और कैसे बचकर निकल गया?
पिछली सीट पर बैठी हुई रत्ना ने कदरे आगे झुकते हुए पूछा। इसका सांस अब भी फूला हुआ था। मेरा ख्याल है वो रूप से आए का कोई कारिंदा ही था, मैंने जवाब दिया। खेतों में गायब हो गया। अगर मैं इसका पीछा करता तो हमें यहाँ से निकलने का मौका न मिलता। वैसे मेरी गोली इसके बाजू पर लगी थी, लेकिन इससे शायद कोई फ़र्क इसे नहीं पड़ा था। वो अब तक बस्ती के करीब पहुंच चुका होगा। भगवान करे वो रास्ते ही में ख़त्म हो जाए, सुमित्रा बोली। बाजू पर गोली लगने से कोई नहीं मरता, मैंने कहा। तुम्हारी दुआ कबूल होने का 1% भी इम्कान नहीं है। वैसे पक्की सड़क यहाँ से कितनी दूर है? हम वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, सुमित्रा ने जवाब दिया। 1 घंटा? मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। और इस पक्की सड़क से कोटपुतली कितनी दूर है? वहाँ से कोटपुतली का रास्ता भी तकरीबन 1 घंटे का है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? इस तरफ जाने का इरादा है क्या? सुमित्रा ने कहा। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। अगर इन लोगों ने हवेली से टेलीफोन पर कोटपुतली पुलिस को इतला दे दी तो पुलिस को इस तरफ पहुँचने में कितनी देर लगेगी? हाँ, ये अंदेशा तो है, सुमित्रा ने जवाब दिया। दूसरी तरफ निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है। धनराज बहुत हरामी आदमी है। वो फौरन मामले की तह तक पहुंच जाएगा कि तुम दोनों कौन हो। वो फ़ोन पर पुलिस को इतला देने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेगा। पुलिस से बचने का बस एक ही तरीका है, मैंने कहा। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रखी जाए ताकि इतला पाकर अगर पुलिस इस तरफ आए भी तो हम इससे पहले ही वहाँ से निकल चुके हों। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर रत्ना को मुखातिब करते हुए बोला। रत्ना, पीछे का ख्याल रखना। मेरा ख्याल है वो पिकअप पर हमारा ताक़ुब ज़रूर करेंगे। मैं बार बार पीछे देख रही हूँ, रत्ना ने जवाब दिया। अभी तक कोई आसार दिखाई नहीं दिए। मैं रफ्तार बढ़ाता चला गया। इस कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ियाँ और पिकअप्स ही चलती रही थीं, जिस वजह से गड्ढे से बन गए थे और लैंड क्रूज़र बुरी तरह उछल रही थी। जब हम हवेली से रवाना हुए थे तो धूप निकल रही थी। अब अगरचे धूप कुछ तेज़ हो गई थी, लेकिन आसमान पर बादल भी नजर आने लगे थे। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि कहीं बादल जम न जाए। यहाँ का मौसम भी हिंदुओं की तरह काबिल भरोसा नहीं था। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हमें कुएं के पास से रवाना हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अभी कम से कम आधे घंटे का फासला बाकी था। मेरे जहन में ये अंदेशा बदस्तूर मौजूद था कि अगर हवेली से फ़ोन पर कोटपुतली को इतला दे दी गई हो तो पुलिस हमसे पहले पक्की सड़क पर पहुंचकर नाकाबंदी कर लेगी। हमारे चारों तरफ अगरचे खेत थे, धूल बड़ी आसानी से हमारे निशान कर सकती थी और हम आसानी से घेरे में आ सकते थे। वो लोग आ रहे हैं, रत्ना की चीखती हुई आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। चंद गज आगे रास्ता कदरे बाएं तरफ मुड़ गया था। मैंने गाड़ी तेज़ी से इस तरफ घुमा दी। इस तरह मुझे पीछे देखने का मौका मिल गया। बहुत दूर धूल उड़ती हुई नजर आ रही थी। वो यकीनन पिकअप थी जो हमारे ताक़ुब में आ रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। आगे चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। ये रास्ता इस बस्ती के करीब से गुजरता था। कुछ बच्चे बस्ती के सामने रास्ते के ऐन बीच में बैठे खेल रहे थे। मैंने दूर ही से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। तमाम बच्चे इधर उधर हट गए, मगर 1.5 साल की उम्र का एक नंग धड़ंग बच्चा अपनी जगह पर बैठ रहा। किसी और बच्चे ने भी इसे हटाने की कोशिश नहीं की। मजबूरन मुझे इस बच्चे से चंद गज दूर ही गाड़ी रोक लेनी पड़ी। सुमित्रा दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी और बच्चे की तरफ दौड़ती चली गई। वो बच्चे के करीब पहुंची ही थी कि बस्ती के सामने वाले मकान से एक औरत निकलकर दौड़ती इस तरफ चली आई। इसकी उम्र 20-22 साल के लगभग रही होगी। तांबे जैसी रंगत पुष्ट पर बिखरे हुए लंबे से बाल, वो पैरों से बरहना थी और बदन पर लिबास भी नाकाफी था। इसने लपक कर बच्चे को सुमित्रा से ले लिया। पैदा किया है तो संभाल कर रखा भी करो, सुमित्रा ने इसे डांट कर कहा और दोबारा गाड़ी में आ गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। औरत ने घूर कर हमारी तरफ देखा था। अभी कितना फासला है? मैंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है हम 5-10 मिनट में पक्की सड़क पर पहुंचने ही वाले हैं, सुमित्रा ने जवाब दिया। 5 मिनट बाद एक रास्ता खेतों में बाएं तरफ मुड़ गया जो कदरे कम कुशादा था, जबकि एक रास्ता सामने एक सरसब्ज टीले की तरफ चला गया। सुमित्रा के इशारे पर मैंने गाड़ी इस टीले वाले रास्ते पर डाल दी। ये टीला तकरीबन 200 फीट बुलंद था और दूर तक फैला हुआ था। इसके ऊपर पहुंचते ही मैंने गाड़ी रोक ली। सामने नशीब में खेतों की दूसरी तरफ तकरीबन 300 गज के फासले पर वो पुख्ता सड़क थी जो कोटपुतली से नमस्का थाना कथीन से होती हुई झंझू तक चली गई थी। सड़क पर बसों वगैरह की आमदरफ्त भी नजर आ रही थी। मेरे रुकने की वजह नीले रंग की वो 2 गाड़ियां थी जो इस कच्चे रास्ते के इख्तिताम पर सड़क पर खड़ी थीं और चंद लोग भी आसपास दिखाई दे रहे थे। फासला ज़्यादा होने के बावजूद मैंने पुलिस की इन गाड़ियों को पहचान लिया था और इनके आसपास टहलने वाले यकीनन पुलिस वाले ही हो सकते थे। मेरा बदतरीन अंदेशा दुरुस्त निकला। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है।
वो रास्ता कहाँ जाता है, मैंने गाड़ी घुमाते हुए पूछा। नमस्कार थाना और कथीन के बीच में से किसी जगह पुख्ता सड़क से जा मिलता है, सुमित्रा ने जवाब दिया। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, पीछे से वो लोग भी आ रहे हैं, अगर हम घेरे में आ गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। घेर तो हम चुके हैं, मैंने जवाब दिया और गाड़ी को वापसी के रास्ते पर डाल दिया। वो रास्ता ज़्यादा कुशाद नहीं था, 2-2.5 मील आगे छोटी छोटी पहाड़ियाँ नजर आ रही थीं और मेरा ख्याल था कि ये रास्ता इन्हीं पहाड़ियों में से होकर किसी तरफ निकलता होगा। पिकअप भी खेतों में बहुत दूर थी और मेरा ख्याल था कि सड़क पर पुलिस वालों ने भी हमें गाड़ी मोड़ते हुए देख लिया होगा। इनके पास 2 गाड़ियाँ थीं, मुमकिन है एक गाड़ी हमारे ताक़ुब में आ जाए और दूसरी आगे जाकर नाकाबंदी की कोशिश करे। मैं गाड़ियों को खेतों में इस तंग से रास्ते पर तेज़ी से भगाता रहा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, पुलिस की एक गाड़ी को मैंने टीले पर देख लिया था। हमारे दरमियान अगरचे फासला बहुत ज़्यादा था, मगर पुलिस ने गालबन हमें हिरासा करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। रत्ना ने भी अपना पिस्तौल निकाल लिया और मैंने अपना पिस्तौल सुमित्रा के हवाले कर दिया। हालांकि मैं जानता था कि पुलिस की लॉन्ग रेंज राइफलों के मुकाबले में हमारे पिस्तौल कोई मायने नहीं रखते थे। रास्ता मजीद तंग हो गया था, गाड़ी बार बार खेतों की मुंडेर से टकरा रही थी। सामने पहाड़ियाँ अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई थी, सुरख पत्थरों की वो पहाड़ियाँ किसी किले की फसील की तरह दाएं से बाएं दूर तक फैली हुई थी और मैं सोच रहा था कि अगर हम इन पहाड़ियों तक पहुँच जाएं तो अपने बचाव का कोई बंदोबस्त कर सकते हैं। पहाड़ी अपनी सफ़र लांग से ज़्यादा दूर नहीं रह गई थी, खेतों का सिलसिला भी अब ख़त्म हो गया था, लेकिन आगे रास्ता बंद हो गया था। पत्थर की 1-2 फीट ऊंची दीवार सी थी और गाड़ी को ऊपर चढ़ाना मुमकिन नहीं था। मैंने गाड़ी रोक ली और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा, किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस की गाड़ी भी तकरीबन 300 गज पीछे रह गई थी। वो गाड़ी हमारी लैंड क्रूज़र से बड़ी थी, इसलिए वो इस तंग रास्ते पर ज़्यादा आगे नहीं आ सकी। वो 8 पुलिस वाले थे जो गाड़ी से उतरकर पोजीशन ले रहे थे। नीचे उतरो, जल्दी करो, मैंने रत्ना और सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा। हमें इन पहाड़ियों ही में पनाह मिल सकती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। रत्ना पीछे मुड़कर अपना सूटकेस उठाने की कोशिश करने लगी। सूटकेस को छोड़ दो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने चीख कर कहा। मगर मत करो, मैंने इसकी बात काट दी। अगर इस सूटकेस के चक्कर में रहें तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मैं इंजन चलता छोड़कर नीचे उतरा। इस लम्हे पुलिस वालों ने फायर खोल दिया। फायरिंग की आवाज़ के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। एक गोली गाड़ी के पिछले टायर में लगी। रत्ना और सुमित्रा बैक वक्त चीख उठी। सुमित्रा, ये पिस्तौल मुझे दे दो और तुम दोनों इन पत्थरों की आड़ लेती हुई पहाड़ी की तरफ चली जाओ, मैंने चीख कर कहा और सुमित्रा के हाथ से पिस्तौल ले लिया। सुमित्रा और रत्ना गाड़ी से उतरकर पहाड़ी के दामन में बिखरे हुए बड़े बड़े पत्थरों की तरफ दौड़ पड़ी। रत्ना के हाथ में सूटकेस देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। वो गाड़ी से उतरते हुए अपना सूटकेस ले जाने में कामयाब हो गई थी। हवेली की तरफ से आने वाली पिकअप भी पुलिस की गाड़ी के पीछे रुक चुकी थी। 4 आदमी छलांग लगाकर पिकअप से उतराए। इन चारों के पास डबल बैरल बंदूकें थीं। पुलिस वालों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं अपनी गाड़ी की आड़ लिए खड़ा था। पुलिस की फायरिंग से गाड़ी का दूसरा पिछला टायर भी एक धमाके से फट गया। पिछली विंडो स्क्रीन भी चकनाचूर हो गई। गोलियों ने गाड़ी के पिछले हिस्से को चकनाचूर कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, रत्ना और सुमित्रा पत्थरों की आड़ लेती हुई काफ़ी दूर निकल चुकी थी। पुलिस वाले अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। मैंने एक फायर झोंक दिया। पुलिस वालों की पेशकदमी रुक गई, लेकिन फायरिंग बदस्तूर जारी रही। मैंने एक और फायर कर दिया और मुड़कर पहाड़ी की तरफ भाग खड़ा हुआ। पुलिस वाले अपनी जगह पोजीशन लिए गाड़ी पर फायरिंग करते रहे, लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ कि इनका शिकार निकल चुका है तो वो फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। एक गोली गाड़ी के फ्यूल टैंक में लगी, एक खौफनाक धमाका हुआ। गाड़ी एक शोले की तरह हवा में उछली और बिखर गई। जलते हुए टुकड़े चारों तरफ फैल गए। सुमित्रा के दोनों सूटकेस गाड़ी में ही थे। इनमें बिखरे हुए करेंसी नोट, तलाई जेवरात और सोने की मूर्तियां भी अंगारों की तरह चारों तरफ बिखर गईं। पुलिस वालों की पेशकदमी एक बार फिर रुक गई। मैंने इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया और पत्थरों की आड़ में दौड़ता हुआ रत्ना और सुमित्रा के करीब पहुंच गया। रत्ना के एक हाथ में सूटकेस था और दूसरे में पिस्तौल। मैंने इनके करीब पहुंचकर एक लम्हे को इधर उधर देखा और फिर एक तरफ इशारा करते हुए चीखा। इस तरफ इस चट्टान के पीछे रत्ना और सुमित्रा आगे थी और मैं पीछे। मुझे यकीन था कि इस चट्टान के पीछे कोई ऐसा रास्ता ज़रूर होगा जो हमें इन पुलिस वालों से दूर ले जा सकेगा। पुलिस वाले अब फैलकर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम इस चट्टान के पीछे पहुंच गए, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। इस चट्टान की दूसरी तरफ भी दूर तक बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे। हम इन पत्थरों के पीछे दौड़ते रहे। पुलिस वाले चट्टान के करीब पहुंच चुके थे। वो बदस्तूर फायरिंग करते हुए अपना एमुनेशन ज़ाया कर रहे थे। गोलियां पत्थरों पर लग रही थीं और पत्थर टूट कर बिखर रहे थे। आगे मुसलसल चढ़ाई थी। हमारे दौड़ने की रफ्तार कम हो गई।
रत्ना और सुमित्रा तो बुरी तरह हाँप रही थीं। रफ्तार कम होने की वजह से पुलिस के दरमियान हमारा फासला कम हो गया था। इस वक्त हम तीनों एक ही पत्थर के पीछे पनाह लिए हुए थे। हमारे चारों तरफ गोलियां बरस रही थीं। दूसरा बड़ा पत्थर हमसे तकरीबन 15 फीट आगे था। मैंने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा। सुमित्रा को इस पत्थर की तरफ दौड़ा दिया। गोलियां इसका ताक़ुब करती रहीं, लेकिन वो खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच गई। रत्ना, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं पत्थर के इस तरफ से इक्का दुक्का फायर करके इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करता हूँ और तुम इस तरफ से दौड़कर सुमित्रा के पास पहुँचने की कोशिश करो। रत्ना ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। हम लोग इस वक्त मौत के हिसार में थे। रत्ना का चेहरा इस वक्त खौफ से बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। मैं दूसरी तरफ आकर पत्थर की यार से इक्का दुक्का फायर करने लगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। पुलिस वालों की फायरिंग का रुख अब मेरी तरफ हो गया। गोलियां पत्थर पर लग रही थीं और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किरचियों की तरह उड़ रहे थे। मैंने रत्ना को इशारा किया, वो सूटकेस संभाले दूसरी तरफ भाग खड़ी हुई। अभी वो दोनों पत्थरों के दरमियान आधे रास्ते में थी कि किसी पत्थर की ठोकर खाकर लड़खड़ा गई और सूटकेस इसके हाथ से छूट गया। वो 3-4 कदम आगे निकल चुकी थी। वो एक झटके से रुकी और सूटकेस उठाने के लिए वापस पलटी। रत्ना ने झुककर सूटकेस के हैंडल पर हाथ डाला ही था कि कई गोलियां इसके आसपास जमीन पर लगीं। सुरख धूल का गुब्बारा से उठा और हवा के दोष पर फैलता चला गया। रत्ना भाग में फिफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा। दूसरी तरफ से सुमित्रा भी चीख रही थी। रत्ना बड़ी तेजी से मुड़ी और सुमित्रा की तरफ दौड़ी। अभी इसने 2 ही कदम उठाए थे कि फिजा इसकी खौफनाक चीख से गूंज उठी। सूटकेस इसके हाथ से गिर गया। वो खड़े खड़े लहराने लगी। मैंने इसके जिस्म पर कम से कम 3 जगहों से खून के फुहारे फूटते देखे थे। वो लहराते हुए संभल गई। इसने पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़ा और ट्रिगर दबाती चली गई। इसके पिस्तौल ने एक के बाद दिगरे 3 शोले उगले और दूसरी तरफ से किसी पुलिस वाले की खौफनाक चीख सुनाई दी। कम से कम एक पुलिस वाला रत्ना के हाथ से मारा गया, मगर रत्ना को भी इसके बाद ट्रिगर दबाने का मौका नहीं मिल सका। पहली 3 गोलियां इसके पेट में लगी थीं, जिनसे खून की धारें बह रही थीं। वो फिर लड़खड़ाने लगी। मुखालिफ सिमत में आने वाली अगली बार ने इसका सीना छलनी कर दिया। कई गोलियां इसकी टांगों पर भी लगी थीं। इसके जिस्म पर अब कई जगहों से खून की धारें बह रही थीं। वो आखिरी मरतबा लहराई और धड़ाम से नीचे गिरी। इसका एक हाथ सूटकेस के ऊपर था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक लम्हे को मेरे हवास मुख्तल हो गए। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। आंखों के सामने छा जाने वाली धुंध छटने लगी। वो खौफनाक तरीन मंजर मेरी आंखों के सामने था। खाक में अटी हुई रत्ना के जिस्म पर कई जगहों से खून बह रहा था। वो बेहिस्सो हरकत हो चुकी थी। वो मेरी आंखों के सामने छलनी होकर दम तोड़ चुकी थी और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी आंखों में खून उतर आया। दिल कन पट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। इस वक्त दिल तो ये चाह रहा था कि पत्थर की आड़ से निकलकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए रत्ना के कातिलों को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया। ये वक्त जोश और जुनून के इजहार के नहीं, होश से काम लेने का था। इसमें शुबा नहीं कि मैं जोश में सामने अगर फायरिंग करते हुए एक आध पुलिस वाले को मौत की नींद सुला देता, मगर मेरा अपना हशर रत्ना से भी ज़्यादा बुरा होता। वक्त का तकाजा ये था कि मैं होश व हवास कायम रखूं और यहाँ से निकलने की कोशिश करूं। मैंने सामने देखा, सुमित्रा दूसरे पत्थर से टेक लगाए खड़ी थी। इसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था। मैंने इसे बेहरकत रहने का इशारा किया और बहुत मोहतात अंदाज में पत्थर की आड़ से झांक कर देखने लगा। सामने कोई नज़र नहीं आया। जाहिर है पुलिस वाले भी पत्थरों के पीछे पोजीशन लिए बैठे थे। मेरे पिस्तौल में 2-3 ही गोलियां बाकी रह गई थी और मैं इन्हें बहुत संगीन सूरत हाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने रत्ना की लाश और इसके बाजू के नीचे दबे हुए सूटकेस का जायजा लिया और पत्थर के दूसरे किनारे की तरफ आ गया। यहाँ मैंने झुककर टेनिस की गेंद के बराबर एक पत्थर उठाया। चंद लम्हे इसे हाथ में तोलता रहा, फिर इसे पूरी कुव्वत से मुखालिफ सिमत में उछाल दिया। पत्थर के गिरने की आवाज़ से पहले ये फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैंने पलट कर दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। रत्ना की लाश के करीब झुकते हुए मैंने सूटकेस के हैंडल पर हाथ डाल दिया और रुके बगैर दौड़ता चला गया। सूटकेस मेरे हाथ में आ गया। अभी मैं सुमित्रा वाले पत्थर से चंद फीट दूर ही था कि फायरिंग का रुख मेरी तरफ हो गया। कई गोलियां मेरे आसपास से गुजरी। एक गोली सूटकेस पर लगी। मेरे हाथ को जोरदार झटका से लगा, मगर सूटकेस मेरे हाथ में रहा। दूसरे पत्थर के पीछे पहुंचकर मैंने अपना पिस्तौल वाला हाथ सुमित्रा के हाथ में दे दिया।
और रुके बगैर इसे साल लिए हुए दौड़ता रहा। आगे बेशुमार बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे। हम इनके गिर्द चकराते हुए दौड़ते रहे। फायरिंग इसी तरफ हो रही थी जहां रत्ना की लाश पड़ी थी। पुलिस वाले शायद यही समझ रहे थे कि हम दूसरे पत्थर के पीछे पनाह लिए खड़े हैं। हम पत्थरों के पीछे दौड़ते रहे। समुद्रा बुरी तरह हाँप रही थी, लेकिन मैंने इसे रुकने नहीं दिया। इस तरह हम इस जगह से तकरीबन निसफ मील दूर निकल गए और फिर शायद पुलिस वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। इनके ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस पार्टी का इंचार्ज चीख चीख कर अहकामात जारी कर रहा था। हर तरफ भारी जूतों की आवाज़ें गूंज रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।